इतिहास के प्यारे बच्चों, ये आपका मॉडल पेपर 2025 में आने वाला ना वो मॉडल पेपर है जो 2025 में आपकी परीक्षा में आने वाला है। कक्षा 12 इतिहास के प्यारे बच्चों, आपके लिए इम्पोर्टेंट श्रृंखलाओं में से एक है। यदि आप इन मॉडल पेपरों का अध्ययन कर लेते हैं तो आपके लिए पूर्णतः अंकों की प्राप्ति होगी। इसके पहले आपके 3 मॉडल पेपर और भी भेजे जा चुके हैं। पहले 2 में आपके ओमार को रखे गए थे, उसके बाद तीसरे से आपके प्रश्नों को हल किया जा रहा है और ये आपके लिए सरल, सुविधाजनक और पूर्ण अंक प्रदान करने वाले आपके वीडियो होंगे। आइए प्रश्नों को शुरू किया जाए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए ताकि आपके मित्रों को भी यह मिल जाए और उन्हें भी पूर्ण अंकों की प्राप्ति हो। आइए शुरू किया जाए कि किन प्रश्नों को आपके लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इतिहास के प्यारे बच्चों, आपके लिए जो पहला विकल्प के प्रश्न रखा गया है वो है कि विशाल अन्नागार का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त हुआ है। यानी हड़प्पा अन्नागार का साक्ष्य ना कहाँ से मिला हुआ है? मोहनजोदड़ो से, धौलावीरा से, रोपण से या कालीबंगा से। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। दूसरा आपका है कि माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ था 1920 में, 1922 में, 1923 में या 1921 में। तो आपका यहाँ सही हो जाएगा 1921 ईस्वी में। दूसरा है कि लगभग 78 ईस्वी का संबंध है। यानी 78 ईस्वी में क्या हुआ था? गुप्त शासन का प्रारंभ हुआ था। कनिष्क गुप्त शासन का आरंभ हुआ था, कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था, मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ था या अशोक का शासन था। तो आपका इसमें हो जाएगा कि 78 ईस्वी का संबंध किससे है? कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। अगला है कि किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? तो यहाँ आपके विकल्प हैं बाबा फरीद, मोइनुद्दीन चिश्ती, न कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फिर ख्वाजा न बहाउद्दीन। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा कि मोइनुद्दीन चिश्ती आपके यहाँ सही हो जाएंगे। वैसे यदि कहा जाए कि अजमेर में आपके शेख सलीम चिश्ती की भी दरगाह है और दिल्ली में किसकी है? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है वो दिल्ली में है ना। अगला प्रश्न 5वां है, हुनूस दिल्ली दूर अस्ती सलीम चिश्ती की, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद या बलबन। तो 5वें में आपका सही हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। छठा प्रश्न आपके लिए है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी कृष्णदेव राय ने, राम राय ने, देवराय द्वितीय ने या हरिहर बुक्का ने। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और हरिहर ही पहले गद्दी पर बैठे थे। मुगल वंश की स्थापना किसने की या इसके संस्थापक कौन थे? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसके संस्थापक थे बाबर ना। अगला प्रश्न है आपका कि व्यपगत नीति किससे संबंधित है? वैसे व्यपगत नीति को आप व्ययगत नीति के नाम से भी जानते होंगे। तो यहाँ लॉर्ड कार्जन, लॉर्ड कैनिंग ना, लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा कि लॉर्ड डलहौजी से संबंधित था। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ ना के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी हैं, तिलक हैं या स्वामी विवेकानंद हैं या जवाहरलाल नेहरू हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा, महात्मा गांधी इसके लेखक हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होता है या उपराष्ट्रपति होते हैं।
तो यहाँ आपका सही हो जाएगा कि राज्यसभा का पदेन सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति होता है, केवल क्योंकि उपराष्ट्रपति पद का चयन थोड़ी होता है, वो तो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में इनका चयन होता है, लेकिन पदेन अध्यक्ष वो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में भी ग्रहण करते हैं। आइए 11वां प्रश्न देखा जाए आपका, जो कि अति लघुत्तरीय आपके प्रश्न होंगे। और अति लघुत्तरीय प्रश्नों में यदि कहा जाए तो आपको निश्चित उत्तरीय प्रश्न आप मानते हैं, लेकिन फिर भी आपको कम से कम ये 2 से 3 लाइन आपको लिखना चाहिए। तो 11वां आपका है कि अष्टाध्यायी का लेखक कौन था और हुमायूंनामा की रचना किसने की। आइए बोर्ड पे देखा जाए कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे और हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। वैसे इस अष्टाध्यायी के लेखक के विषय में यदि कहा जाए तो संस्कृत के विद्यार्थियों को ये कंठस्थ होंगे कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे। वैसे अष्टाध्यायी के लेखक यदि कहा जाए बच्चों, तो यह अष्टाध्यायी जो है एक व्याकरण ग्रंथ है और इस व्याकरण ग्रंथ के यदि लेखक का नाम कहा जाए कि इसके लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक बच्चों आपके पाणिनि थे। पाणिनि यदि संस्कृत का नाम लिया जाए और पाणिनि की चर्चा ना की जाए तो यह अधूरा सा रह जाता है और पाणिनि ही इसके लेखक माने जाते हैं। अगला आपका 12वां आपका प्रश्न था कि हुमायूंनामा किसकी रचना है। तो हुमायूंनामा जो है वो यदि कहा जाए तो गुलबदन बेगम ने किया था। ये गुलबदन यदि कहा जाए तो हुमायूं की चचेरी बहन थी। आपका अगला यदि 13वां प्रश्न कहा जाए कि अकबरनामा का अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया और 1857 के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। काकोरी कांड कब और कहाँ हुआ। तो आइए बोर्ड पे देखा जाए इन तीनों प्रश्नों के आंसर आपको क्या लिखने चाहिए। 13वां प्रश्न अकबरनामा के लिए आपको लिखना चाहिए कि अकबरनामा के लेखक कौन थे। तो आपको लिखना चाहिए कि अबुल फजल इसके लेखक थे। वैसे यदि अकबरनामा कहा जाए तो अकबरनामा का एक भाग यदि कहा जाए तो आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है ना। और यदि कहा जाए कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था तो 20वीं शताब्दी में हेनरी बेवरीज ने किया था ना। 14 नंबर का प्रश्न देखा जाए कि आपके 14 नंबर का प्रश्न जो था कि 1857 के विद्रोह का कारण क्या था। तो 1857 की क्रांति के यदि कारणों की बात कही जाए तो कारण कई थे ना। जैसे आर्थिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे ना, सैनिक कारण थे और यदि कहा जाए तो धार्मिक कारण भी
विद्यमान थे, धार्मिक कारण भी विद्यमान थे। आइए 15वां प्रश्न देखा जाए कि क्या होगा। आपका 15वां प्रश्न था कि काकोरी काकोरी कांड। तो काकोरी कांड के लिए यदि कहा जाए तो काकोरी कांड काकोरी नामक स्थान पर ना, तो काकोरी कांड यह काकोरी नामक स्थान पर हुआ था। और यदि कहा जाए कि यह कब हुआ था तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी कांड। अगला प्रश्न यदि कहा जाए कि लघुत्तरी में आपके लिए कौन से प्रश्न रखे गए हैं, तो पहला प्रश्न आपका है कि मौर्य वंश की जानकारी के स्रोतों पर प्रकाश डालिए। आइए देखा जाए कि आपको क्या क्या लिखना चाहिए मौर्य वंश की जानकारी के स्रोतों में। तो आपको आंसर में ये लिखना चाहिए कि मौर्यों की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में एक मत नहीं है। उनके संबंध में अनेक मत निम्नलिखित थे ना। मौर्य पारसी थे, मौर्य शूद्र थे ना। शूद्र के विषय में आपके विष्णु पुराण में भी है। और मुद्रा राक्षस में विशाखदत्त ने चंद्रगुप्त को वृषला कहा है ना। फिर बृहत कथा मंजरी में भी इनके बारे में है। और फिर ये भी कह दिया गया कि मौर्य क्षत्रिय थे ना, मौर्य क्षत्रिय थे। तो इनका आप वर्णन कर सकते हैं कि मौर्य कौन थे और मौर्यों के विषय में क्या क्या वर्णन मिलते हैं। वैसे यदि कहा जाए तो नंदगढ़ के अशोक स्तंभ के निचले भाग, सांची के स्तूप तथा अशोक के अनेक अभिलेखों में मयूर पक्षी का अंकन किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य जिस प्रदेश में मूल निवासी थे वहाँ मयूर पक्षी बहुत ज़्यादा रहते थे ना। तो ऐसा उल्लेख मिलता है। राजपूत सूची में मौर्य वंश का उल्लेख किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए कि आपके लिए क्या रखा गया है जो इम्पोर्टेंट बताया गया है। तो 17 आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना किस प्रकार से थी। तो सिंधु घाटी की नगर योजना में प्रमुख विशेषताओं का यदि वर्णन किया जाए तो आप इन पॉइंटों को दर्शा सकते हैं कि एक नियोजित शहर केंद्र के रूप में था ना। दूसरा ये कि नियोजित निचला शहर था, सुदृढ़ जल निकासी की व्यवस्था थी, विस्तृत सड़क थी, सार्वजनिक जो है वो स्नानागार आपके थे और सार्वजनिक स्नानागार के बाद विशाल अन्नागार थे ना। तो इस प्रकार आप दिखा सकते हैं कि मोहनजोदड़ो अत्यधिक विशिष्ट नगर था। मोहनजोदड़ो की यह विशिष्टता हमें सुनिश्चित नगर निर्माण, किलेबंदी, अद्भुत जल निकासी, विस्तृत सड़कें ना आदि को यह दर्शाती है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए कि कौन सा है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट कहा गया है। आपका 18 है सहायक संधि की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी सहायक संधि की कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो सहायक संधि की विशेषताओं में आपको इनको लिखना चाहिए कि सहायक संधि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला यदि कहा जाए तो भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन रहेंगे, वे कोई युद्ध नहीं करेंगे तथा अन्य राजाओं से विचार विमर्श करके कंपनी करेगी ना। फिर है बड़े राज्य अपने यहाँ अंग्रेजी सेना रखेंगे तथा इनका खर्च राज्य उठाएगा। तीसरा आपका राज्यों को अपनी राजधानी में एक अंग्रेजी रेजिमेंट रखना होगा। राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखेगा। कंपनी राज्य के शत्रु से रक्षा करेगी। कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। सबसे पहले यह संधि 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम से की गई। फिर मैसूर तंजौर, अवध पेशवाओं के साथ यह संधि की गई थी।
आपका अगला और 19वां प्रश्न है कि मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। किसका? मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो 19वें प्रश्न के लिए आपको लिखना चाहिए कि मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन कई भागों में विभाजित था ना। जैसे यदि कहा जाए तो कहा जा सकता है कि प्रांतीय प्रशासन के भी कई भागों में विभाजित किया गया था। यदि कहा जाए तो ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी ना। तो प्रांतीय प्रशासन में आप केंद्रीय प्रशासन के साथ साथ आप मौर्य शासनकाल के प्रशासन का आप वर्णन इसमें कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न 20वां है कि असहयोग आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। असहयोग आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आइए बोर्ड पे देखा जाए कि आपको क्या क्या लिखना चाहिए। तो असहयोग आंदोलन के लिए आपको लिखना चाहिए कि असहयोग आंदोलन अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर अत्याचार के विरुद्ध 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। यह अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन ने यह स्पष्ट किया था कि स्वराज अंतिम उद्देश्य है, यानी स्वराज्य जो है वो अंतिम उद्देश्य के रूप में था। आपका 21वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। 21वां है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता। 21वां आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान की विशेषता। तो आपको लिखना चाहिए कि विस्तृत एवं व्यापक संविधान की व्यवस्था की गई है। दूसरा संघात्मक संविधान है। तीसरा यदि कहा जाए तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। दूसरा यदि कहा जाए तो आपका वयस्क मताधिकार की स्थापना की गई है। और यदि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में कहा जाए तो यहाँ पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। पंथ निरपेक्ष के साथ साथ अस्पृश्यता का अंत भी है और स्त्रियों को समानाधिकार प्रदान किया गया है। स्त्रियों के समानाधिकार के पश्चात यदि कहा जाए तो स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान कठोर एवं लचीलेपन के साथ विद्यमान है। यदि अन्य भी कहे जाएं तो भारतीय संविधान में अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जिनका वर्णन आपको इस प्रश्न के आंसर के लिए करना चाहिए। आइए 22वां प्रश्न आपका देखा जाए कि दीर्घ में आपके लिए कौन से प्रश्न रखे गए हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि आपके दीर्घ प्रश्नों की बात कही जाए तो पहला आपका प्रश्न है कि मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा आपके लिए है कि स्तूप से आप क्या समझते हैं, स्तूप की संरचना को स्पष्ट कीजिए। तो स्तूप की संरचना में आपको सांची और अमरावती के स्तूपों का वर्णन करना चाहिए। अगला प्रश्न आपका है कि सूफीवाद क्या है, इसके मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो सूफी सिद्धांतों का आपको वर्णन करना चाहिए। इनके साथ साथ आपको आपके दूसरे प्रश्न के रूप में दिया गया है कि मुगल केंद्रीय प्रशासन की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए, यानी मुगलों की केंद्रीय प्रशासन किस प्रकार से थी, शासन व्यवस्था किस प्रकार से केंद्रीकृत के रूप में विद्यमान थी। अगला आपका प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के परिणामों पर प्रकाश डालिए, यानी 1857 के विद्रोह के कौन से परिणाम थे। जैसे आपको बताए ही थे कि 1857 की क्रांति के कई कारण थे और उसकी क्रांति के यदि परिणामों में कहा जाए तो
जहां भारतीय स्वतंत्रता तो नहीं प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों की नींव तक हिल गई थी। आइए अगला प्रश्न देखा जाए टाइमलाइन के लिए कि आपके लिए टाइमलाइन के कौन से प्रश्न रखे गए हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो ये आपके टाइमलाइन से संबंधित प्रश्न हैं। आइए बोर्ड पे एक एक का देखा जाए कि आपके लिए क्या आपको आंसर इसमें लिखना चाहिए। तो पहला प्रश्न आपका है कि 321 ईसा पूर्व। तो 321 ईसा पूर्व में आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। दूसरा प्रश्न है बच्चों आपके लिए रखा गया था कि 78 ईसा पूर्व में कि 78 ईस्वी में क्या हुआ था। तो 78 ईस्वी में ये कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। आइए तीसरा प्रश्न देखा जाए कि आपके लिए क्या था। तो तीसरा प्रश्न आपके लिए 1336 ईस्वी 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। आइए चौथा प्रश्न देखा जाए कि आपके लिए क्या था। तो चौथा प्रश्न आपके लिए रखा गया था 1556 ईस्वी। तो 1556 ईस्वी में आप जानते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ना। और यदि पांचवा प्रश्न आपके लिए रखा गया था 1773 ईस्वी। तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना की गई थी। वहीं अगला यदि छठवां प्रश्न आपसे कहा जाए कि छठवां प्रश्न आपके लिए क्या रखा गया था। तो 1917 में क्या हुआ था? चंपारण आंदोलन हुआ था। चंपारण ना या चंपारण कहीं कहीं मिलता है। चंपारण या चंपारण आंदोलन 1917 के बाद 1922 आपसे पूछा गया है कि 1922 में क्या हुआ था। तो ये चौरी चौरा कांड हुआ था ना। चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 के बाद 1928 आपसे पूछा गया है कि 1928 में क्या हुआ था। तो आपको 1928 में बताना चाहिए कि बरदौली किसान आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न आपके लिए है कि 1931 में क्या हुआ था। तो 1931 में आप जानते हैं कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था। और अंतिम आपका है कि 1942 में क्या हुआ था। तो आप 1942 में जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था। तो ये आपके टाइमलाइन के प्रश्न आपके जो 10 थे वो हैं कि कौन कौन से आपके टाइमलाइन में दिए गए थे। वैसे यदि कहा जाए आपका कि गोलमेज सम्मेलन ना। तो गोलमेज सम्मेलन आपके 3 हुए थे। और पहला कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। दूसरा यदि आपसे पूछा जाए कि कब हुआ था तो आपको लिखना चाहिए कि 1932 में हुआ था
ना। प्यारे बच्चों संशोधन कर लीजिएगा कि पहला 1930 में हुआ था और दूसरा 1931 में हुआ था, तीसरा आपका जो हुआ था 1932 में हुआ था। यदि कहा जाए तो कांग्रेस मात्र दूसरे में भाग ली थी और पहले और दूसरे में उसने भाग नहीं लिया था। लेकिन यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए कि तीनों में किसने भाग लिया था, तो अंबेडकर जी थे जो तीनों में भाग लिए थे। आइए मानचित्र के प्रश्नों को हल किया जाए और मानचित्र के प्रश्नों में आपको दिखाएं कि कौन से प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रखे गए हैं। तो पहला प्रश्न है कि वह स्थान जहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ, यानी महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये आप जानते हैं कि लुम्बिनी में हुआ था। वैसे लुम्बिनी आप कहाँ दर्शाएंगे, तो आपको दर्शाना चाहिए कि नेपाल में आपको दर्शाना चाहिए और उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर पे आपको दर्शाना चाहिए। दूसरा स्थान है आपका वह स्थान जहां लाल किला स्थित है, तो लाल किला आप जानते हैं दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे आपको दर्शाना चाहिए। तीसरा प्रश्न है आपका कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून भंग किया था, तो महात्मा गांधी ने नमक कानून कहाँ भंग किया था, तो आप जानते हैं आपको दिखाना चाहिए दांडी ना। दांडी कहाँ है, तो गुजरात के निचले छोर पे आपको दिखाना चाहिए। अगला आपका है चौथा प्रश्न कि वह स्थान जहां 1916 में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो आप 1916 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो आप जानते हैं BHU की ना। तो BHU कहाँ है आपका, बनारस में, और बनारस आपका कहाँ है, तो आपको लिखना चाहिए उत्तर प्रदेश में ना। अगला प्रश्न आपका है कि वह स्थान जहां अकबर का मकबरा स्थित है, तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आप जानते हैं कि अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, और सिकंदरा कहाँ है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। आइए मानचित्र में आपको दिखाते हैं कि आपको कहाँ पे दर्शाना चाहिए। तो ये आपका मानचित्र है ना, और इस मानचित्र में आप यदि देखें तो आपके स्पष्ट किए गए हैं कि आपको कहाँ कहाँ दर्शाने चाहिए। इसी प्रकार से आपको भी अपने प्रश्न को हल करना चाहिए और पूर्ण अंकों की प्राप्ति करनी चाहिए। इस प्रकार के प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए प्यारे बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पूर्ण अंकों की प्राप्ति हो सके।